अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनता है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जनरल गाइडलाइंस भी डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट का वेटेज कितना है। प्रोजेक्ट का वेटेज 15% है, जो कि प्रोजेक्ट सबमिशन और वाइवा दोनों में डिवाइड है, 10% एंड 5%। और इसके जो मार्क्स हैं टोटल वो 30% है, यानी 30 मार्क्स हैं। यानी कि जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे उसके 20 मार्क्स हैं और ये पूरे ग्रुप के सेम होंगे। जबकि प्रेजेंटेशन या वाइवा के मार्क्स हैं 10 मार्क्स हैं और ये इंडिविजुअल मार्क्स है, ये ग्रुप मार्क्स नहीं है। हर एक की अपनी प्रेजेंटेशन या वाइवा पे डिपेंड करता है। सो ये 10 मार्क्स है, तो इन सबको मिला लें आप तो ये 30 मार्क्स बन जाएंगे या 15% इनका वेटेज होगा। जो हमारी जनरल गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहले तो ये है कि ग्रुप मस्ट बी 4 to 5 स्टूडेंट्स। आप 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए। यानी कि मैक्सिमम 5 स्टूडेंट होने चाहिए हैं। 2 ग्रुप मेंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट 5 स्टूडेंट्स में है। आपने एक साथ मिलके काम करना है और तमाम काम यानी कि ग्रुप में जो जितना भी प्रोजेक्ट का काम है वो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैंने इस पार्ट पे काम किया था, बाकी मुझे नहीं आता। क्योंकि बहरहाल एसीआर आपका ओवरऑल एक कोर्स भी है, तो आपने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल वर्क करनी है। और जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो आपने प्रेजेंट अपना अपना पार्ट ही करना है, आपने खुद डिवाइड करना है और उसके मुताबिक प्रेजेंटेशन आपने डिवाइड करनी है। प्रोजेक्ट सबमिशन विल बी स्कोर्ड कलेक्टिवली। जैसे अभी मैंने कहा कि जो आपके 10% मार्क्स हैं वो सबके एक जैसे होंगे ग्रुप मेंबर्स के, यानी एक ग्रुप के हर मेंबर के 1 मार्क्स होंगे। लेकिन जो आपके वाइवा या प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं वो इंडिविजुअल मार्क्स होंगे, जैसा जैसा जो प्रेजेंट करेगा। मिनिमम हर स्टूडेंट ने 5 मिनट प्रेजेंट करना है, इससे कम प्रेजेंट नहीं करना, इससे ज्यादा आप टाइम ले सकते हैं। और एक ग्रुप मेंबर वो जो पहला प्रेजेंट कर चुका है, दूसरा या तीसरा ग्रुप मेंबर वही पार्ट दोबारा प्रेजेंट नहीं करेगा। और इसके अलावा ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी पे भी यानी कि जितना मटेरियल आप प्रेजेंट करेंगे उस पे भी मार्किंग होगी। ये नहीं होगा कि एक स्टूडेंट आके एक स्लाइड प्रेजेंट कर गया और जो दूसरा ग्रुप मेंबर है उसने 8 या 10 स्लाइड प्रेजेंट की हैं। तो ऐसा नहीं है। ये हर ग्रुप मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप आपस में इक्वल स्लाइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें या इक्वल मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन करें और उसको प्रेजेंट करें। During each individual presentation there will be questions which only that individual may answer, यानी कि जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। और ये आपके वाइवा का काउंट वाइवा के तौर पे, वाइवा के नंबर के तौर पे ये काउंट होगा। सो अपने पार्ट की अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और वाइवा के लिए आपको पूरा प्रोजेक्ट आना चाहिए है। आपसे कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, आपके पार्ट से भी पूछा जा सकता है, किसी और के पार्ट से भी पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट सबमिशन शुड बी इन सॉफ्ट फॉर्म एज वेल एज इन हार्ड फॉर्म, यानी कि आपने एलएमएस पे सॉफ्ट कॉपी सबमिट करानी है। एलएमएस पे सॉफ्ट कॉपी आप जो सबमिट कराएंगे वो एक्सेल फॉर्मेट पे होनी चाहिए है। और आपने जो मुझे सबमिट करानी है हार्ड कॉपी, वो सिंपल टेप बाइंडिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा किसी किस्म की कोई फाइल नहीं चाहिए, फाइल में मत लगाइएगा, सिंपल टेप बाइंडिंग लगाइएगा। आपने मुझे ईमेल नहीं करना है सॉफ्ट कॉपी, आपने सिर्फ और सिर्फ एलएमएस पे सबमिट करना है। ईमेल मत कीजिएगा, वो आपके अदरवाइज वो मार्क्स में काउंट नहीं होगा। ओनली एलएमएस सबमिशन इज अलाउड। प्रेजेंटेशन एंड वाइवा जो है वो ग्रुप वाइज होगा और मैं आपको जो आपके प्रेजेंटेशन या वाइवा के टाइमिंग होंगे वो मैं आपको ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करूंगी। और इंडिविजुअल नहीं आना है, प्रेजेंटेशन या वाइवा तभी होगी जब आप अपने ग्रुप के साथ आएंगे।
इसके अलावा कॉपिंग ऑफ ईच अदर्स वर्क, एक ग्रुप मेंबर का काम, यानी कि आप विद इन ग्रुप तो काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप का और आपके ग्रुप का अगर प्रोजेक्ट एक जैसा हुआ या कॉपी हुआ तो फिर ऑब्वियसली दोनों के जो है वो 0 मार्क्स आएंगे और इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अच्छा, ये रिपोर्ट है, फॉर्मेटिंग है कि अगर आप करना चाहें तो कौन कौन से आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं। कैलिब्री फॉन्ट यूज कर सकते हैं, स्पेस होनी चाहिए है, नॉर्मल टेक्स्ट का फॉन्ट ये है, हेडिंग ये है, सिर्फ टेप बाइंडिंग होनी चाहिए है, सिंगल सबमिशन फॉर अ ग्रुप, यानी अगर आपके ग्रुप में 5 मेंबर हैं तो मुझे 1 सबमिशन फ्रॉम ऑल 5 ग्रुप मेंबर्स चाहिए है। इसके अलावा जो दिस इज मेन प्रोजेक्ट गाइडलाइन जिस पे आपके नंबर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आपने अज्यूम करना है कि आपका एक रनिंग बिजनेस है जो कि एटलीस्ट 2 इयर्स ओल्ड है, यानी कि अब अगर हम 2024 में हैं तो आप कह लें कि आपने वो 2020 में शुरू किया था। ये 24 में हम इस वक्त हैं तो आप एटलीस्ट यानी कि 2022 में आपने शुरू किया था जनवरी में, तो 2022 और 2023 यानी कि ये 2 साल कंप्लीट आपका बिजनेस कर चुका है। तो आपकी मर्जी है, आप सर्विस कोई बिजनेस सर्विस से रिलेटेड ले सकते हैं या मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस ले सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लेंगे तो उसमें फिर हमारे पास इन्वेंट्रीज भी 3 डिफरेंट इन्वेंट्रीज हो जाती हैं और फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये सारा एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। क्योंकि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी और उसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो मुश्किल हो जाएगी। सो कोशिश ये कीजिए कि आप या तो कोई सर्विसेज या सिंपल मर्चेंडाइजिंग बिजनेस आप कंसिडर कीजिए। और आपका एक यानी कि आप ये खुद से आपने बिजनेस का नाम रखना है, बिजनेस की सारी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ये बिजनेस की स्पेसिफिकेशन है, ये प्रोडक्ट्स हैं, आपने अपना प्रोडक्ट डिफाइन करना है। अब एक प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे भी आप चाहें आपने डिफाइन करना है और आपने बताना है कि आपका बिजनेस क्या करता है या आपका बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं। कैलकुलेशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले अज्यूम दैट देयर इज अ चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ वन ऑफ द एसेट परचेज इन लास्ट ईयर, यानी कि अब हमारे पास जो करंट ईयर है वो 2024 है, तो आप 23 में या आपने अगर 22 में भी कोई एसेट परचेज किया था तो आपने अज्यूम करना है कि उसकी एसेट की लाइफ चेंज हो गई है, या आप चाहें तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो हमने IS 8 पढ़ा था, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपने IS 8 की एप्लीकेशन दिखानी है और आपने बताना है कि प्रैक्टिकली अगर किसी एसेट्स के एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं तो फिर उससे उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ, ये किसी ये प्रोजेक्ट आप देखें, यहाँ पे पहली जो शीट होगी, एक्सेल शीट होगी, पहली शीट, इस पे आपने अपने ग्रुप मेंबर्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं 1 2 3 4, और आपने प्लीज अपनी कंप्लीट आईडी लिखनी है और ACR के साथ आपने यहाँ पे ये भी लिखना है कि आपका कौन सा सेक्शन है। जो भी आपके सेक्शंस हैं वो आपने सेक्शन भी शो कराने हैं। ओके, सो इसके बाद ये हम अभी IS 8 का जिक्र कर रहे थे, तो आप चेक कीजिए कि यहाँ पे IS 8 पे हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। ये कोई मशीन आपने, ये व्हीकल या कोई मशीन आपने खरीदी हुई हो या कोई आपने प्लांट, कोई भी एसेट आपने खरीदा हो और आपने यहाँ पे दिखाना है कि आपने ये व्हीकल यहाँ पे दिखाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक स्टेक है, यहाँ मशीन के बजाय हम क्या लिख देंगे, व्हीकल। ठीक है, उसकी यूजफुल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू है, और ये डिप्रिसिएशन आपने निकालना है, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आपने कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद ये मंथली डिप्रिसिएशन आ गया।
मशीन परचेज की थी, उससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन दी है, कैरिंग अमाउंट है। और क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट में ये जूम किया गया है कि बिजनेस 2 साल पुराना है, और तो यहाँ पे 2 साल पुराना है, और करंट ईयर आपका थर्ड ईयर होगा जो कि 2024 होगा। तो उसका आपने डिप्रिसिएशन, और ये आप देख लीजिए नेट बुक वैल्यू है डिप्रिसिएशन का पूरा वो बनाया हुआ है। 2 साल आप यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से आ रहा है, और थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ चेंज हो रही है। और यहाँ पे आप देखें कि एंट्रीज पास की हुई हैं, डिप्रिसी मशीन खरीदी है, तो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। फिर एनुअल डिप्रिसिएशन है, पहले साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। और थर्ड ईयर जब फर्स्ट मंथ शुरू होगा तो फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 1 मंथ का जो डिप्रिसिएशन है वो कैसे चेंज हुआ है, और फिर कैसे उसकी रिकॉर्डिंग चेंज, उसकी सारी अमाउंट चेंज हुई है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ईयर 2 में भी डिप्रिसिएशन सेम ही आना है, ये देखें, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है ईयर, यानी कि आपका जो डिप्रिसिएशन चेंज होगा वो आपका होगा ईयर 3 में। तो यहाँ पे आपने लिखना है F29, F30 के बजाय F आ जाएगा 29। तो ये F29 हो गया। और अकॉर्डिंगली फिर ये आपका डिप्रिसिएशन है। अब डिप्रिसिएशन 1 मंथ का, क्योंकि हमने 1 मंथ बाद बनाया है, तो यहाँ पे आईएस आप देख लीजिए कि IS 8 की एप्लीकेशन आपने कैसे शो करानी है। आपने दिखाना है आपने एसिड 2 साल इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर थर्ड ईयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 3 आपको पता चल गया कि यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है, या आपने रेजिडुअल वैल्यू चेंज करनी है, यानी एस्टिमेशन में चेंज होती है, तो फिर उसके बाद एसेट में किस तरह से चेंज आती है, ये आपने यहाँ पे शो कराना है। उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर नेक्स्ट है, रिक्वायरमेंट नंबर नेक्स्ट ये है कि आपने अज्यूम दैट यू रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि हमने IS 20 भी पढ़ा था, और हमने देखा था गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती है। और गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको याद हो, तो हमने गवर्नमेंट ग्रांट एसेट से रिलेटेड भी पढ़ा था, और हमने गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि एक्सपेंस से रिलेटेड भी पढ़ा था, और दोनों में हमने 2 फर्दर मेथड पढ़े थे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप अब गवर्नमेंट ग्रांट को क्या अज्यूम करते हैं। कुछ स्टूडेंट चाहें तो गवर्नमेंट ग्रांट वो अज्यूम करें कि उनको एसेट्स के अगेंस्ट मिला है, और कुछ चाहें तो वो अज्यूम कर लें कि उनको एक्सपेंस के अगेंस्ट मिला है। दिस इज 100% योर चॉइस। और फिर गवर्नमेंट ग्रांट को उसमें फर्दर 2 तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो ये देखें IS 20 की एप्लीकेशन यहाँ पे स्केजुअल आपने बनाया हुआ है, और ये बिल्डिंग आपके पास यहाँ मौजूद है, और बिल्डिंग के अगेंस्ट उसको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, यानी कि एसेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। इसके अलावा फिर डिप्रिसिएशन का स्केजुअल उसने बनाया हुआ है, और यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाई हुई हैं, और फिर ग्रांट से रिलेटेड भी जर्नल एंट्रीज बनाई हुई हैं। तो आपने यही देखना है कि आपने पूरा स्केजुअल बनाना है, और फिर जब ग्रांट रिसीव होगी तो ग्रांट ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन जो मेथड आप ऑप्ट करेंगे, अगर आप एसेट लेते हैं तो डिप्रिसिएशन फिर शामिल होगा उसमें। तो आपने फिर डिप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, वो मेथड में एक नेट मेथड, ग्रॉस मेथड, उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कौन सा मेथड आप यूज करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, कंपनी मस्ट इशू प्रेफरेंस शेयर्स। हमने 5 तरह के डिफरेंट प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, जब हमने IS 33 किया था। तो आपने IS 33 में प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके दिखाने हैं आपकी कंपनी ने। ईयर 1 में कर दें, ईयर 2 में कर दें, जिसमें भी आप कर दें, आपने दिखाने हैं। और क्लेरिफाई द टर्म्स ऑफ इशू, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स होने चाहिए, कि यानी कि ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए हैं।
आप जब अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आपने शो करना है बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने अज्यूम करनी है, और ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर अज्यूम करने के बाद आपने प्रेफरेंस शेयर्स दिखाने हैं, और इसकी आपने बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस भी शो करनी है। तो उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट में जो आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, IS-33। ये बिल्कुल ये यही है कि आप जब आप रिक्वायरमेंट 4 में प्रेफरेंस शेयर्स आप दिखाएंगे, तो रिक्वायरमेंट 5 में फिर आपको जाहिर सी बात है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आपको उसको ईपीएस बेसिक और फिर डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करके शो करवानी होगी। उसके बाद नाउ ओपनिंग ट्रायल बैलेंस आपने प्रिपेयर करना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। अब ये जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 से लेके 5 तक थी, ये आपके लास्ट 2 इयर्स यानी एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स की मैं बात कर रही हूँ। ये आप अपने बिजनेस के 3 साल भी ले सकते हैं, 4 साल भी ले सकते हैं, क्योंकि रनिंग बिजनेस है। लेकिन कम से कम 2 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी आप जो प्रोडक्ट आप लेना चाहें उससे रिलेटेड कोई जो लिस्टेड कंपनी हो स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से आप देखना चाहें कि वो कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, आप वहां से एक गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपने ओपनिंग ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, यानी कम से कम आपके बिजनेस ने 2 साल खत्म किए हैं, और 2 साल खत्म करने के बाद आपने जो आपका दिसंबर 31 2023 होगा, उसका जो ट्रायल बैलेंस होगा वो आपने फिर यानी कि जो आपका क्लोजिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली होंगी, और फिर उसके बाद जनवरी 2024 का आपने ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। और उसके बाद आपने सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यानी जनवरी के महीने में आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है। जनरल एंट्रीज आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, आपने तमाम एक्सपेंसेस दिखाने हैं, आपने तमाम रेवेन्यूज यानी आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड रेवेन्यूज दिखाने हैं, एक्सपेंसेस दिखाने हैं। कोई इनकम टैक्स हो सकता है, सैलरीज एक्सपेंस हो सकता है, या और किसी भी किस्म के आपने कोई स्टॉक परचेज किया है, कोई शेयर इशू किए हैं, कोई मर्चेंडाइज परचेज किया है, इससे रिलेटेड तमाम आपने एक्सपेंसेस शो करने हैं जस्ट फॉर 1 मंथ, जो कि जनवरी 2024 होगा। आपने कुछ सेल्स और परचेजेस भी शो करानी है, और कुछ क्रेडिट पे आपने शो करानी है, कुछ आपने कैश पे शो करानी है। जब आप सेल्स एंड परचेजेस शो कराएंगे तभी आप जनवरी के मंथ की इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपने फिर दिखाना है लीज, लीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट करना है। द कंपनी मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 1 एसेट ऑन फाइनेंस लीज। अच्छा, हम फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं। एंड मस्ट हैव 1 एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज। हमने जो IFRS 16 पढ़ा था और उसमें डिस्कस किया था फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो आपने एक बिल्कुल इसी तरह फाइनेंस लीज का अभी एक्सेल पे बताना है कि फाइनेंस लीज आपने किस तरह से लिया है। और फिर आपने एक ऑपरेटिंग लीज भी हमने फाइनेंस लीज में डिस्कस किया था, जिसमें राइट टू एन एसेट आप एक्वायर करते हैं। आपने बीइंग लेसी दिखाना है, तो राइट टू एन एसेट आपने एक्वायर करना है। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फिर हमने लीज रेंटल एक्सपेंस दिखाना है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज को हम एक्सपेंस दिखाते हैं। आपने उसका भी पूरा स्केजुअल बताना है। तो लीज जो है वो IS-17 के बजाय हमने हमने IFRS 16 पढ़ा है, तो आपने IFRS 16 के तहत आपने तमाम एंट्रीज इसी तरह आपने शो करनी है। फाइनेंस लीज से रिलेटेड आपने कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, क्या उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, और ये राइट टू यूज एन एसेट से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज आपने शो करवानी होंगी। तो वो जो सारा हमने डिस्कस किया था क्लास में, उसके मुताबिक आपने दोनों दिखाने हैं, फाइनेंस लीज भी और ऑपरेटिंग लीज भी, और ये भी आपने एक्सेल पे ही प्रेजेंट करना है कि ये किस तरह से आपने किया है। उसके बाद फिर
नेक्स्ट है परचेज ऑफ फर्दर फिक्स्ड एसेट बताना है। एक आपने इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 आपने दिखाना है कि आपने एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया है और एक पुराना एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया है या आपने सेल किया है। तो सेल की एक एंट्री, परचेज की एक एंट्री, और जब आप सेल करते हैं तो आपको गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट होता है, वो आपने शो कराना है। ये भी हम आईएएस में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ाते हैं। इसके अलावा डेटर से रिलेटेड, यानी कि हम जो प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, वो आप कोई भी एक कस्टमर्स के रिलेटेड आप दिखा सकते हैं या आप एजिंग मेथड शो करा सकते हैं, ये आपने शो कराना है। एक आपने कोई कॉन्टिजेंसी शो कराना है कि आपने कोई कोई भी कॉन्टिजेंट इवेंट या कोई कॉन्टिजेंसी शो करा करा सकते हैं। अच्छा, 14 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कंपनी इज 70% इक्विटी फाइनेंस एंड 30% डेट फाइनेंस। और डेट फाइनेंस में बैंक लोन और प्रेफरेंस शेयर शामिल होने चाहिए हैं, क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और हमने देखा था इसको हम डेट भी ट्रीट करते हैं, तो हमने डेट या लायबिलिटी ट्रीट करना है। एक आप कोई बैंक लोन और प्रेफरेंस शेयर दिखा दिएगा और उसका टोटल जो है आपकी टोटल फाइनेंस साइड का 30% होना चाहिए, यानी कि कंपनी इक्विटी फाइनेंस 70% होनी चाहिए और 30% डेट फाइनेंस होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट ईयर का आपने कोई डिविडेंड की पेमेंट शो करना है, यानी कि 2023 का कोई डिविडेंड अनाउंस होना चाहिए है और उसकी पेमेंट आपने 2024 की जनवरी में आपने शो करवाना है। इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IAS 36 की भी कोई ना कोई आपने इसमें एंट्री ऐड करनी है, यानी कि इम्पेयरमेंट, आपने कोई एसेट खरीदा था, आपने देखा, फिर आपको आपने उसकी रिकवरेबल अमाउंट अज्यूम करनी है, कैरिंग अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है। और कोई भी एसेट, क्योंकि आपकी कंपनी पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है, तो कोई ना कोई आपने इम्पेयरमेंट भी की होगी या आपने शो करवानी है। सो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरे मंथ की जर्नल एंट्रीज हैं। ये आपने जर्नल एंट्रीज इसी तरह बनानी है कि आपने शो कराना है कि क्या आपका सारा यानी कि रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा फिर जब ये जर्नल एंट्रीज बना लेंगे, एक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होगा। ये जर्नल एंट्रीज आप ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में की मदद से, यानी कि ओपनिंग ट्रायल बैलेंस से ओपनिंग बैलेंसेस लेंगे, लेजर बनाएंगे, और फिर आपने एक क्लोजिंग यानी कि फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस ये जो अब आप बना रहे हैं, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका 31 जनवरी 2024, यानी कि जनवरी के महीने की एंट्रीज शामिल करने के बाद। और फिर आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। और अब यहाँ पे आप नोट कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीजें आपने बताई होंगी वो आपके लेजर से मैच करनी चाहिए। यानी कि अब अगर हम देखें यहाँ पे सेल्स ट्रांजैक्शन है, और आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स टू दी अकाउंट्स भी आते हैं। तो अब अगर आप नोट नंबर 13 देखें, तो आप ये देख लीजिए कि ये 13 में ये आपको सेल्स की अमाउंट दी हुई है कैलकुलेट करके। तो कैसे ये सेल्स की अमाउंट आई है? ये आपका लास्ट ईयर का ओपनिंग था, और फिर पूरे मंथ ऑफ जनवरी में आपने ये, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है तो ये 1 ईयर पुराने डेट नजर आ रही है। यहाँ पे आपने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी कुछ ट्रांजेक्शन्स की हैं और आपकी ये टोटल सेल्स रेवेन्यू आ गया। तो यहाँ पे अब आप चेक कर लीजिए कि आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है उसमें सेल्स रेवेन्यू वही शो हो रहा है। इसी तरह ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये नोट्स टू दी अकाउंट्स में आप चेक कीजिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने देखा है यहाँ पे। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्होंने कैलकुलेट की हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है, ये सारे नोट्स टू दी अकाउंट्स में मौजूद हैं। डिप्रिसिएशन स्केजुअल है, अकाउंट्स पेबल है, और ये सारी ट्रांजैक्शंस मौजूद है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर आप देखें तो ये बनाई हुई है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ी होगी, जिसमें आपके पास 3 एक्टिविटीज थी: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बैलेंस शीट आप देख लीजिए। अब बैलेंस शीट में अब देखें हमारे पास जो है ये डिफरेंट एसेट्स मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एसेट आएगा, अब ये मिस्टेक है, यहाँ पे देखें सिर्फ क्या होना चाहिए, हर एसेट इंडिविजुअली अलग अलग दिखाना है, एक साथ नहीं दिखाना है। तो अब आप देख लीजिए कि ये एसेट्स हैं, इनकी आपने डिप्रिसिएशन दिखाना है इनकी। अब यहाँ पे अगर हम नोट्स में जाएंगे तो ये नोट्स में सेम कैलकुलेशन आपकी मैच होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं ये सारी आपकी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए लाइबिलिटीज में राइट टू यूज एन एसेट्स, यानी कि ये आपकी लीज लाइबिलिटीज है, ये शो हो रही है लीज लाइबिलिटी। और इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज हैं, प्रोविजन है, डाउटफुल डेट्स हैं, और ये सारा कुछ है। तो एक कोहेरेंस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बैलेंस शीट में एक अमाउंट लिखी हुई है और आपसे कहा जाए कि ये अमाउंट बताइए। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटी की अमाउंट लिखी हुई है, यानी कि लीज से रिलेटेड लाइबिलिटी लिखी हुई है, तो ये अमाउंट आपके पास कैलकुलेटेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास लीज पेमेंट में ये अमाउंट नहीं आ रही है लीज लाइबिलिटी में, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने ये अमाउंट फेक लिखी है या ये आपने ठीक नहीं लिखी है। तो यहाँ देखें ये लाइबिलिटी की अमाउंट यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम बैलेंस शीट में चेक करें तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी की अमाउंट मौजूद है। ये थोड़ा सा डिफरेंस में भी इस वजह से आ रहा हो कि इन्होंने पहली पेमेंट करंट में दिखा दी हो। सो ये आपका टोटल फाइनल प्रोजेक्ट था। फिर से मैं एक बार समराइज कर रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि जितने भी आईएएस या आईएफआरएस पढ़े हैं हमने, उन सब की आपने एप्लीकेशन दिखानी है। आपने अपना एक बिजनेस अज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मेरा एक लेदर वॉलेट का बिजनेस है, और लेदर वॉलेट का बिजनेस है, मैं ये बिजनेस 3 साल से कर रही हूँ। तो 3 साल का मतलब है कि जो करंट मेरा मंथ होगा वो जनवरी 1 2024 होगा। तो उससे पिछले 3 साल का डेटा मेरे पास मौजूद होना चाहिए, वो मैंने अज्यूम करना है। मेरे पास कोई मशीनरी हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, और कोई एसेट, फिर कैश होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल होगा, ये सारी चीजें मैंने अज्यूम करनी है। मैं ये कर सकती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड कोई कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के मैं ये देख सकती हूँ कि प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनती है वहां से। ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होता है। लास्ट कई कोर्सेज में आप ये चीज पढ़ चुके हैं। सो अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अब ये आपका अकाउंटिंग का कोई 4th या 5th कोर्स है। तो इसमें आपने वो तमाम अपना बैकग्राउंड जो अकाउंटिंग आप पढ़ते आ रहे हैं लास्ट 4 ईयर में, वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। और आपने बताना है, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। सो मैंने इसी तरह अज्यूम करना है कि मैंने IS 8 भी देखना है कि अगर मैंने कोई पॉलिसी चेंज की है, कोई एस्टिमेट चेंज किया है, तो फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी क्या हम यानी कि उसको हम रिटेन अर्निंग में चेंज करते हैं या इनकम स्टेटमेंट में, या क्या हम प्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं या हम रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में क्लास में। इसके अलावा हमने IS 33 की इम्प्लीमेंटेशन दिखानी है कि अगर आप शेयर इशू करते हैं और उसके बाद फिर आपके पास कन्वर्टेबल्स होते हैं, तो फिर हम किस तरह से डाइल्यूटेड और बेसिक EPS कैलकुलेट करते हैं। सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने अज्यूम करनी है, क्योंकि कंपनी आपकी है। इसके अलावा फिर आपने जैसे लीज आपने दिखानी है कि लीज आप ले रहे हैं, आपने दोनों लीज आपने दिखानी है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखानी है, ऑपरेटिंग लीज भी और फाइनेंस लीज भी। ऑपरेटिंग लीज जो कि शॉर्ट टर्म लीज आपने दिखानी है, या आप फिर जो लो वैल्यूड आइटम है आप वो दिखा सकते हैं। सो गवर्नमेंट ग्रांट आपने दिखानी है।
तो ये सारा उसके बाद आपने फिर एक जर्नल एंट्रीज जनवरी की बनानी है। जर्नल एंट्रीज को आपने लेजर में पोस्ट करना है। लेजर से आप वो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस जो बिल्कुल हमने शुरू में डिस्कस किया था, वो ओपनिंग बैलेंस जर्नल में, जर्नल लेजर में वहां से कॉपी होंगे। उसके बाद आप अपने मंथ ऑफ जनवरी की ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उस ट्रायल बैलेंस से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू दी अकाउंट्स भी ऐड होने लाजमी है। आपकी एग्जाम में जो मार्किंग होगी वो मार्किंग इस तरह होगी कि आपकी तमाम कोहेरेंस नजर आनी चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में। ये नहीं है कि आपने डिप्रिसिएशन किसी और का निकाला है, अमाउंट आप स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, और जब आपकी बैलेंस शीट चेक की जाए तो वहां पता चले नोट्स टू दी अकाउंट्स में आपने रिड्यूसिंग बैलेंस निकाला हुआ है, या आपने लीज जो है वो व्हीकल की करवाई हुई है और आपने मशीन की लीज दिखा रहे हैं। इस तरह नहीं है। आपकी लीज लायबिलिटी, आपकी लीज पेमेंट की जो एंट्रीज होती हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्रीज होती हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट का चार्ट बनेगा, जो लीज का पूरा टेबल बनेगा, वो सारा आपका मैच होना चाहिए है। सो दैट्स इट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मैंने अनाउंस की हुई है वाया ईमेल, आपको ईमेल पे भेजी हुई है। हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक क्लास। एलएमएस पे सबमिशन लाजमी है, ये आप याद रखिएगा। ओके क्लास, टेक केयर।